तो आज जो है रेस्पिरेशन का पार्ट जो है वो 20 है वो। इसके पहले बच्चों हमने जो है वो आरएसएल का पार्ट जो है वो 20 है वो, पार्ट 20। तो बच्चों इसके पहले हमने लंग या जो रेस्पिरेटरी के बारे में डिस्कस किया था, और आज डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एल्बुलाई, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एल्बुलाई एंड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन तो बहुत ही हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एल्बुलाई और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो है वो। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्बुलाई होते हैं वो, देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एल्बुलाई है वो। तो एल्बुलाई की दीवार में, माने जो एल्बुलाई होता है, देखिए यहाँ पर वायु कोष्ठक, या इसे क्या कहते हैं, इसे हम एल्बुलाई कहते हैं जो है वो। तो एल्बुलाई की जो दीवार होती हैं, इसमें महीन स्क्विमस एपिथेलियम, स्क्विमस एपिथेलियम की भीतरी और महीन संयोजी ऊतक का जो होता है, इसमें भीतरी जो होता है अस्तर होता जो है वो, और सल्की कोशिकाएं जो है बड़ी बड़ी, माने जो सल्की कोशिकाएं जो होती हैं, इस प्रकार से सल्की कोशिकाएं बड़ी बड़ी, और जो है वो परंतु अत्यधिक जो होता है चपटी होती है वो। तो वास्तव में क्या होती है ये बच्चों, स्क्विमस एपिथेलियम होती जो है वो। अब होती है संयोजी ऊतक में, जो संयोजी ऊतक होता है, इसमें महीन रुधिर केशिकाओं का जो होता है वो, केशिकाओं का घना जाल बिछा होता है वो, और इसी में कुछ रुधिर कोशिकाएं, माने स्वेद रुधिर कोशिकाएं, और इसे हम WBC कहते हैं जो है वो, WBC। इसके अलावा माइक्रोफेजेज है। इसके अलावा क्या होता है वो, कुछ डस्ट, माने कि माइक्रोफेजेज, और उसे क्या कहते हैं हम, डस्ट सेल कहते हैं जो है, माइक्रोफेजेज और डस्ट सेल। इसके अलावा लिम्फ सेल्स, और इसके अलावा इलास्टिन और रेटिकुलिन जो है तंतु के फाइबर होते जो है वो। अब होती है निकटवर्ती केशिकाओं की जो दीवार होती हैं, वो परस्पर क्या होती हैं, वो समेकित होती जो है वो। अब आती है इसकी सल्की एपिथेलियम और संयोजी ऊतक की रुधिर केशिकाओं की इंडोथेलियम के बीच जो संयोजी ऊतक होता है, इसमें नाम मात्र का होता जो है वो। अब आती है कोशिकाओं की सल्की एपिथेलियम की भीतरी स्तर पर, माने कि जो सरफेस लेयर होता है इसका जो है वो, एल्बुलाई का जो है वो है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि इसी में ब्लड की सप्लाई होती जो है वो, और जो ब्लड की सप्लाई होती है, और ब्लड की सप्लाई के लिए भी इसमें क्या होता है कि दो प्रकार की, एक ऐसी होती है जो कि ब्लड को माने कि ले आती है, जिसे आर्टरी कहते हैं, और सेकंड में क्या होता है, इसमें जो होती है वो कुछ वेन्स होती जो है वो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन होती जो है वो। तो पल्मोनरी वेन जो होती हैं वो क्या होती हैं, पहले पतली शाखा होती है, और अंत में ये शाखाएं जुड़ करके, ये जो होता है ये जुड़ करके मोटी बन जाती हैं, और इसे ब्रांच ऑफ द, इसे हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े में माने कि दो चीज, एक तो होता है पल्मोनरी, एक होता है पल्मोनरी आर्टरी होती जो है वो, और सेकेंड क्या होता है, पल्मोनरी वेन होता है वो, पल्मोनरी वेन होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो होता है, दोनों एक्सेप्शन बच्चों होता है, क्योंकि आर्टरी क्या काम करती है, ये प्योर ब्लड को ले जाने काम करती है वो, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी जो होता है एक्सेप्शन होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करती है, जो हार्ट होता है, हार्ट के जो राइट वेंट्रिकल पोर्शन होता है, उससे
उससे इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके ले जा करके लंग में पहुंचाने का काम करती है वो पल्मोनरी आर्टरी। और सेकंड क्या होता है, पल्मोनरी वेन होता है। वैसे वेन क्या काम करती है कि इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके, सॉरी, वेन क्या कर इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके वो हार्ट, वो क्या काम करती जो है वो, माने कि वो हार्ट में पहुंचाती है, और हार्ट से जो होता है हार्ट पहुंचाने का काम करती है वो। लेकिन पल्मोनरी वेन जो होता है एक्सेप्शन होता है वो। एक पल्मोनरी वेन क्या काम करती है, ये जो होता है उल्टा माने रिवर्स काम करती है। ये जो होता है फेफड़ों से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो उसको ले आकर के जो पहुंचाती है, माने कि हार्ट में पहुंचाने का बच्चों ये काम करती है वो। अच्छा, अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि माने कि इसमें सल्की अर्थात स्क्वैमस टाइप फर्स्ट परस्पर जुड़ करके डिसकंटिन्यूअस एपिथेलियम स्थल का निर्माण करती जो है वो। और जो सेकंड क्या होता है, सेप्टल आर्ट टाइप सेकंड जो होता है वह सूक्ष्मांकुर युक्त होती है वो, और सक्रिय जो होता है तरल का ये श्रवण करने का काम करती जो है वो। तो ये इसके बारे में रहा। अब आती है कि कोष्ठकों की, माने कि जो एल्बुलाई होते हैं वो, देखिए एल्बुलाई पोर्शन हो गया, इनकी दीवार की दूसरी केशिका जाल युक्त एक पल्मोनरी आर्टरीज की शाखाओं से तथा दूसरी पल्मोनरी माने कि दूसरी जो होता है पल्मोनरी वेन की शाखाओं से क्या होती है वो संबंधित होती है। माने कि जो एल्बुलाई होता है वो एल्बुलाई होता है, ठीक है, एल्बुलाई पल्मोनरी आर्टरी की शाखाओं से और दूसरी जो होता है पल्मोनरी वेन की शाखाओं से क्या होती है वो संबंधित होती जो है वो। अब आती है कि अगला हेडिंग आता है ब्रीथिंग एंड रेगुलेशन। तो अगला हेडिंग होता है, नेक्स्ट हेडिंग आता है ब्रीथिंग एंड रेगुलेशन, न्यू हेडिंग। ब्रीथिंग एंड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसकी हिंदी होती है श्वासोच्छ्वास, हिंदी होता है श्वासोच्छ्वास एवं नियंत्रण। श्वासोच्छ्वास एवं इसको क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। बच्चों हम जो होते हैं, माने मनुष्य जो होता है 12 से 15 बार मीन्स 12 to 15 टाइम्स पर मिनट माने एक मिनट जो होता है हम 12 से 15 बार जो है वो सांस लेते हैं जो है वो। अब आती है कि वायु को माने एयर को अंदर लेते हैं और एयर को हम बाहर निकालते हैं वो। माने एक मिनट 12 से 15 बार जो है हम एयर को अंदर लेते हैं और एयर क्या करते हैं वो बाहर निकालते हैं। और इसी श्वासोच्छ्वास को इसको कहते हैं वेंटिलेशन, और इसे कहते हैं वेंटिलेशन ऑफ लंग्स कहते हैं जो है वो। या इसकी हिंदी होती है फेफड़ों का वायु संचालन या संचालन कहलाता है। इसकी हिंदी इंग्लिश होता है वेंटिलेशन ऑफ लंग कहलाता जो है वो। और यह जो होती है प्योरली फिजिकल या इसे हम मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। प्योरली फिजिकल या प्योरली जो होता है बच्चों ये मैकेनिकल प्रोसेस होती जो है वो। अब आती है कि वायु का फेफड़े में भरना, माने जो प्रोसेस होती है वायु का फेफड़े में भरना, इसे हम इंस्पायरेशन कहते हैं जो है वो, इंस्पायरेशन कहलाता है। और सेकंड होता है एक्सपायरेशन होता है जो है वो। माने दो प्रोसेस होती है, एक को हम इंस्पायरेशन कहते हैं और सेकंड जो होता है इंस्पायरेशन कहलाता है वो। तो इंस्पायरेशन जो होता है इस एक टाइम जो होता है 2 सेकंड का होता है। माने नॉर्मल मैन में इसका टाइम जो होता है 2 सेकंड का होता है।
और इस पायरेशन में टोटल टाइम जो होता है 3 सेकंड का होता है नॉर्मल मैन में जो है वो। अब आती है टोटल कितना हो गया, टोटल जो होता है 5 सेकंड का होता है, ये 5 सेकंड का है वो। तो माने इंस्पायरेशन जो होता है 2 सेकंड का होता है और इंस्पायरेशन जो होता है 3 सेकंड का होता है। तो नॉर्मल ब्रीथिंग टाइम जो होती है कितना होता है वो 5 सेकंड का होता है। जैसे एक बार सांस अंदर लिया, एक टाइम 2 सेकंड का हो गया, और सांस बाहर निकालते हैं, इसका टाइम जो होता है 3 सेकंड का होता है, और टोटल टाइम जो होता है बच्चों जो कितना होता है वो 5 सेकंड का होता है वो। तो इस माने कि इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, इंस्पायरेशन और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सहेलेशन कहलाता जो है वो, एक्सहेलेशन कहलाता है। और सेकंड जो होता है इसे जो होता है इंस्पायरेशन, और इसे हम इनहेलेशन कहते हैं वो, इंस्पायरेशन और एक इनहेलेशन कहलाता जो है वो। अब आती है कि ये दोनों जो होता है फिजिकल या इसको क्या कहते हैं बच्चों जो है जो मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो है वो। अब आती है कि माने क्या मतलब कि इसमें जो होता है फेफड़ों को माने सक्शन पंप, माने हमारे जो फेफड़े होते हैं वह एक विशेष प्रकार से सक्शन, एक विशेष प्रकार से सक्शन पंप्स माने चूषण दाब के समान जो होता है वो काम करते हैं। अब आती है कि अगला हेडिंग होता है, नेक्स्ट आता है थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी या इसे कहते हैं वक्षी कटारा कहते हैं। तो हमारा जो वक्षी कटारा होता है, थोरेसिक कैविटी होता है, वह एक बंद पिंजरे के भांत होता जो है वो, और जिसमें फेफड़े माने फेफड़े, इसोफेगस और हृदय जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये बंद होते हैं। और यह पीछे पीठ की ओर कशेरुदंड होता है, और अधर तल की ओर जो है स्टर्नम, रिब्स और डायाफ्राम जो नीचे की ओर क्या होता है, ये डायाफ्राम मिलता जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि एक विशेष प्रोसेस होती है जिसको कि हम रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कहते हैं वो, माने कि श्वास गतियां, या उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स, या इसे कहते हैं श्वास गतियां कहते जो है वो। तो फेफड़े का बारंबार वायु से भरकर फूलना और फिर पिचकना, माने एक बार फूलना और पिचकना, माने कि जैसे हमारे फेफड़े होते हैं वो, तो फेफड़े का वायु से भरना और पिचकना, ये क्या कहलाता जो है वो, और वापस अपनी मूल दशा में आना। ये जो है घटने पर माने कि ये जो पिचकना जो होता है ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स कहलाता जो है वो। तो अब आती है कि ये जो श्वास गतियां होती हैं ये भी, जिसे हम डायाफ्राम माने कि एक बार डायाफ्राम क्या होता है वो ऊपर उठता जो है वो, इसे ऊपर उठता जो है वो, उस क्रिया में क्या होता है हम सांस को अंदर खींचते जो है वो। अब आती है कि एक दोबारा क्या होता है, सांस को क्या करते हैं हम बाहर निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है डायाफ्राम जो होता है अपनी मूल दशा में वापस आ जाता जो है वो। तो अब आती है कि जब नॉर्मल जो है, जब क्वाइट नॉर्मल या क्वाइट ब्रीथिंग होती है, तो ये सामान्य जो श्वास क्रिया होती है, माने जो सामान्य श्वास होता है, सामान्य श्वास होता है, ये प्रोसेस इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस जो होता है इनवॉलंटरी या अनैच्छिक प्रोसेस होती है वो। ये प्रोसेस जो होता है अनैच्छिक होता है, जिसमें कि 75% जो होती है, 75% भूमिका जो है वो डायाफ्राम की होती है, और जो पसलियों की माने जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स माने क्या होता है, पसलियां होती हैं वो, पसलियों की जो गतियों की जो भूमिका होती है वह केवल जो है 25% के आसपास होती है वो। माने क्या मतलब, इसमें जो मेन भूमिका होती है वह 75% जो है डायाफ्राम की होती है, और पसलियों की गतियों की भूमिका जो होती है वो केवल जो होती है कितना परसेंट होता है बच्चों, वो 25% के आसपास होता है वो। अब होती है कि जिस समय हम इंस्पायरेशन करते हैं जो है वो, तो उसमें क्या होता है लगभग 1.5 सेंटीमीटर माने 1.5 सेंटीमीटर उधर की ओर खींच करके ये जो डायाफ्राम जो है ऊपर की ओर फेफड़े की माने उधर ऊपर की ओर खींचता जो है वो। अब आती है कि यह वक्ष माने ईयर सेक्स में
बनी जब एयर सेक्स में एयर आता जो है वो अब आती इस क्रिया में समूह सतह से लगभग 760 मिलीमीटर पारा के स्पान जो है वो ये कम हो जाता है बच्चों। इतना ही आज के लिए क्या होता है पर्याप्त है वो। वीडियो इस बात करेंगे। धन्यवाद।